भय बिन होय। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सठे साठ्यम। आजकल क्या चल रहा है? कलयुग। क्या चल रहा है आजकल? भारत में कलयुग क्यों है और सिंगापुर में सतयुग क्यों है? यह कलयुग भारत में क्यों चल रहा है, सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा? यह कलयुग भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान परशुराम की जन्मभूमि, भगवान हनुमान की जन्मभूमि पर कलयुग क्यों है? यह सिंगापुर जापान में कलयुग क्यों नहीं है? इस पे चिंतन करिए। क्या कारण है कि जो समस्याएं भारत में वो सिंगापुर में नहीं है? क्या कारण है कि जो समस्याएं भारत में है ये जापान में नहीं है? अंतर केवल इतना है, भारत में भगवान राम की पूजा होती है और सिंगापुर में राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होय न पड़े। भारत में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है। जापान में न भगवान कृष्ण की पूजा नहीं होती, लेकिन वहाँ कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। इतना सा अंतर। और डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं हो। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी गड़बड़ हो, यात्रा सुरक्षित नहीं हो। बहनें बैठी हैं, खाना आपको बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका तेल मसाला गड़बड़ हो, आपका भोजन अच्छा नहीं बने। बहुत सीधी सी बात। अभी अपने पास डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बड़े वाला डॉक्टर भी अच्छा, छोटे वाला डॉक्टर भी अच्छा, बड़ा वाला डॉक्टर भी ईमानदार, छोटा वाला डॉक्टर भी ईमानदार, बड़ा वाला भी डॉक्टर राष्ट्रवादी, छोटा वाला डॉक्टर भी राष्ट्रवादी। लेकिन अब क्या करना है जरूरत की? अब उसका डोज बदलवाना है दवाई का। कोरोना आया था, कोरोना के समय में भारत में कोई अपराध हो रहा था क्या? जोर से बोलिए जरा। कोरोना के समय चोरी हो रही थी क्या? कोरोना के समय झपटमारी थी क्या? नहीं। कोरोना के समय कोई फिरौती ले रहा था क्या? नहीं। कोरोना के समय कोई अपहरण कर रहा था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी करने वाले को डर था कि जिसके यहां मैं चोरी करूंगा, क्या पता इसको कोरोना हो रखा हो, मुझको कोरोना हो जाए, मैं मर जाऊंगा। झपटमारी करने वाले के मन में खौफ था, मोबाइल छीनने जाऊं, क्या पता इसी मोबाइल में कोरोना बैठा हो, मैं मोबाइल ले लूंगा, मैं मर जाऊंगा। कोरोना के समय पूरा भारत में राम राज्य था। मतलब दूसरे पहलू से देखिए आप, कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सबके मन में क्या था? खौफ। मन में खौफ था, सब एकदम नमक रोटी खा रहे थे, प्याज रोटी खा रहे थे, सलाद रोटी खा रहे थे, लेकिन कोई गड़बड़ काम नहीं कर रहे थे। कोरोना के समय में तो इतना कानून का इतना खौफ था कि बलात्कार बंद हो गए थे, क्योंकि बलात्कारी के मन में भी खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा, क्या पता इस बेटी को कोरोना हुआ हो, हमको कोरोना आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं भारत में ऐसा ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं। मैं भारत में ऐसा ही खौफ पैदा करना चाहता हूं कि चोरी करने के पहले, झपटमारी करने के पहले, कुछ भी करने के पहले 100 बार वो सोचे कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया, 6 महीने के अंदर मुझे टांग दिया जाए। आज की व्यवस्था आम जनता के हित में नहीं है। भारत में 99% लोग अच्छे हैं, 99% ईमानदार हैं, 99% ठीक से रहना चाहते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करना चाहते। गलत काम कितने लोग करते हैं? 1%। लेकिन व्यवस्था उन 1% लोगों के पक्ष में है। जिस बेटी का बलात्कार होता है, उसके माता पिता चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सामने वाले को सजा हो जाए, और जो बलात्कारी है वो चाहता है मुकदमा 30-40 साल चले। और मुकदमा 30-40 साल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जोर से बताइए जरा। तो ये न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी के पक्ष में है या पीड़िता के पक्ष में है? बलात्कारी के पक्ष में। जो गैंगस्टर है, जो माफिया है, जो वसूली करता है, जो ड्रग स्मगलिंग करता है, जो कुछ हवाला कारोबार जो भी करता है, वो चाहता है मुकदमा लंबा चले।
जो पीड़ित है वो चाहता जल्दी खत्म हो जाए और मुकदमा लंबा चल रहा है। तो वर्तमान व्यवस्था किसके पक्ष में है? पीड़ित के पक्ष में। भारत से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आईआईटी कर लिया, भारत में नहीं रहना। क्यों? मैं वहां जाऊंगा, यहां सुरक्षित नहीं मुझे महसूस हो रहा है। हमारे युवा, यंग जनरेशन पलायन कर रही है। इतना, ये राम का देश, ये कृष्ण का देश, भगवान बुद्ध का देश, महावीर का देश, कबीर का देश, नेताजी का देश, वीर सावरकर का देश, गुरु गोलवलकर का देश। यहां से लोग पलायन करके कहां जा रहे हैं? दुबई, जहां 50 साल पहले केवल बालू था। क्या था दुबई 50 साल पहले? बताइए अरुण जी। था कुछ नहीं था। सवाल यह है, 50 साल के अंदर दुबई इतना हॉट डेस्टिनेशन क्यों हो गया? पूरी दुनिया के लोग वहां आने क्यों लग गए? और भारत, जिसकी जीडीपी कभी 40% हुआ करती थी, यहां से लोग वहां क्यों पलायन कर रहे हैं? सिंगापुर 70 से 80 साल पहले कुछ नहीं था। आज भारत के लोग वहां पलायन करने जा रहे हैं, वहां के लोग यहां क्यों नहीं आ रहे? जबकि आज के 500-600 साल पहले भारत के लोग कहीं नहीं जाते थे, पूरी दुनिया के लोग कहां आते थे? जोर से बोलिए। चोरी करने वाला झोपड़पट्टी में जाता है, कोठी में जाता है? कोठी में। तो चाहे वो अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे तुगलक हो, चाहे ऐबक हो, चाहे खिलजी, कहां आए? क्यों? क्योंकि ये सोने की चिड़िया था। वैसे सोने की चिड़िया आज भी है। आज भी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, पहले साइकिल से चल रहे थे, जैसे ही पार्षद और प्रधान बने, जैसे ही पार्षद प्रधान बने, बुलेट भी आ गई, बोलेरो भी आ गई, स्कॉर्पियो भी आ गई, फॉर्च्यूनर भी आ गई। तो सोने की चिड़िया तो आज भी है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या, जिसकी वजह से डेमोग्राफी बदल रही है, वो है करप्शन। मेरा कार्यक्रम सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में था, तो जहां मैं जाता हूं सामान्यतः कार्यक्रम उसके पहले थोड़ा कोशिश करता हूं वहां के बारे में जानने के लिए। मैंने पूछा कि भाई ये घुसपैठिए कहां से आते हैं? बोले साहब चलो बॉर्डर है, दिखा देता हूं। मैं गया बॉर्डर देखने, तो हमने कहा अभी तो कोई आ नहीं रहा। बोले रात को 10 बजे के बाद आना शुरू कर देंगे। हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट है? बोले 2000 रुपये पर हेड। सीधे 2000 की नोट पकड़ाते हैं और अंदर आ जाते हैं। एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला बांग्लादेश के बॉर्डर पे। 2000 पर हेड का मतलब 22 करोड़ उसके पास मिला। उसने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर करा दिया। 1,10,000। अब वो आके भारत में फैल गए। अब आप ढूंढते रहिए कहां गए, कहां गए, कहां गए। कर लो एनआरसी। कितनी एनआरसी करना है? एनआरसी करने जाओगे वो हिमाचल के पहाड़ में चला जाएगा, उत्तराखंड के पहाड़ में चला जाएगा, आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाकर छिप जाएगा। कर लो एनआरसी आप। सवाल ये है, ये सिंगापुर जापान के जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो 2000 क्यों नहीं लेते? हमारा वाला क्यों लेता है? इसमें से आप लोग, बहुत सारे लोग विदेश में घूमते जाते आते होंगे। कभी आपने सुना कि सिंगापुर जापान में कोई 2000 रुपए के लेके कोई डॉक्यूमेंट बनाता है क्या? हरिओम पवार साहब, भाई साहब आप पहले इधर आओ जरा, आप इधर आइए, आइए आइए जल्दी आइए, बहुत देर से आपको देख रहा हूं। आप तो भारत माता की। इधर मेरे पास, इधर थोड़ा मेरे को ऊर्जा भी लेनी है उससे। इधर आइए, इधर हमें थोड़ी ऊर्जा लेनी है, मैं थक जाऊंगा। इधर आप ऊर्जा मिलेगी अश्वनी जी को। हाँ, हम कह रहे थे तो माने नहीं। तो आप लोग विदेश में भी घूमते हैं, कभी आपने सुना कि सिंगापुर में, जापान में, अरे आचार्य जी हम अमेरिका में भी आप हो क्या है, वहां कोई डॉक्यूमेंट बनता है फर्जी? क्या भारत में क्यों बनता है? मेरी पीआईएल चल रही है बहुत सीरियसली, थोड़ा मैंने आपको बीच में लाइट कर दिया। अब मैं आपको बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां मैंने आंकड़ों के साथ बताया है कि भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी रह रहे हैं। 5 करोड़। और ये आज का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, 2017 का आंकड़ा बता रहा हूं। और अभी मैंने एक और पीआईएल फाइल किया इस साल कि पूरे देश में एसआईआर कराया जाए, और उसमें मैंने कहा है कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर भी हैं। जब मैंने अपनी पीआईएल में लिखा 5 करोड़ फर्जी वोटर है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था।
उसके बाद बिहार में SIR हुआ तो 65 लाख फर्जी वोटर मिले, फिर लोगों को लगा हाँ 5 करोड़ होंगे, और मैं कह रहा हूं ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा जाने वाला है। अभी कल ही सुनवाई है, अभी मैं आज जा रहा हूं, कल कोर्ट नंबर 2 में मैटर लगा हुआ फिर से। अभी मैंने फिर से मांग किया है कि जो अगले साल 2026 में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है, उसकी SIR तत्काल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने काउंटर फाइल करके कहा है अक्टूबर के महीने से शुरू कर देंगे। 65 लाख बिहार का मतलब असम में कम से कम 85 लाख, 65 लाख बिहार का मतलब बंगाल में कम से कम 95 लाख, 1 करोड़ मान लीजिए पक्का मिलेंगे। और ये जो फर्जी वोटर मिल रहे हैं, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है फिर भी उनके नाम पे वोट चल रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जो 3-4 जगह चल रहा है, लेकिन ज्यादातर वोटर कौन है? ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और उसमें एक और जोड़ दे रहा हूं, कुकी, जो म्यांमार से आए हैं, जो मणिपुर में अत्याचार कर रहे हैं। 5 तरीके के घुसपैठिए भारत में रहते हैं, और मॉडल वही है, बॉर्डर पे 2-2 हजार दे के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कानून का खौफ ही नहीं है। उस कमांडेंट के पास 22 करोड़ मिल गया, ना उसको फांसी होगी, ना उसकी नागरिकता खत्म होगी, ना उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, तो खौफ कैसे पैदा होगा? अंदर आ रहे, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बन जा रहा है। त्यागी जी, मेरठ में क्या रेट चल रहा है? 2000 ही होगा। 2000 में आधार बन रहा है, और आधार कैसे बन रहा है? वो पार्षद प्रधान लिख के दे रहा है। किस लिए दे रहा है? उसको लग रहा है मैं इसका डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा, मुझे वोट दे देगा। केवल वोट के लालच में देश के साथ गद्दारी हो रही है। अब गद्दारी क्यों हो रही है? क्योंकि ना फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना का जघन्य अपराध है, ना फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना जघन्य अपराध है। 10-20 पार्षद प्रधान को उठा के अगर टांग दे तो ये फर्जी आधार बनना बंद हो जाएगा। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, उसके बाद वो 2000 रुपए देता है, नगर निगम के दलाल को पकड़ता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, तहसील के दलाल को पकड़ता है, वो राशन कार्ड बनवा दे रहा है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, RTO ऑफिस के दलाल को पकड़ता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो पार्षद जी, प्रधान जी पहले बैठे हुए बोले 4 बनवा के लिया, वोटर ID में BLO से बात करके नाम हम जुड़वा देंगे। इस देश में ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, और मुकदमों की कोई टाइमलाइन नहीं है। मुकदमे कितने साल चलेंगे, जजेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस देश की बर्बादी में जितना हाथ सफेद पोशों का है, उतना ही हाथ काले कोट वालों का भी है। तो जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, जब तक घूसखोरी खत्म नहीं होगी, तब तक घुसपैठ खत्म नहीं होगी। और घुसपैठ अगर नहीं खत्म हुआ तो याद रखना 10 से 20 साल के बाद भारत की स्थिति बहुत ही खतरनाक होने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ अपनी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के आधार पर कह रहा हूं भारत की स्थिति बड़ी खतरनाक होने वाली है। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। एक साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस के कहने, पुलिस में शिकायत करने की पुलिस ढूंढ ले रही है। 3.5 लाख बहन बेटियों का साल में पता ही नहीं चल रहा कहां जा रही हो। साल में 3.5 लाख का मतलब पर डे 1000, पर डे 1000 कम हो रही है। यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये डेमोग्राफी इससे बदल रही है। डेमोग्राफी घुसपैठ के कारण बदल रही है, डेमोग्राफी धर्मांतरण के कारण बदल रही है। और धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा। हमसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा सबसे जघन्य अपराध धर्मांतरण है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था, अल्टीमेटली वो धर्मांतरण कराने आए थे।
मुगलों को सत्ता मिली, मुगलों ने धर्मांतरण कराया। अंग्रेजों को सत्ता मिली, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया। हमारे हिंदुओं को सत्ता मिली, हमने घर वापसी के लिए कुछ किया ही नहीं। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि घर वापसी से संविधान सुरक्षित होगा। हिंदुओं की संख्या जितनी बढ़ेगी, भारत का संविधान उतना सुरक्षित होता चला जाएगा। ये भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो भारत के पड़ोस में देख लीजिए क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, आप देख लीजिए क्या चल रहा है वहाँ। इस भारत के संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि भारत की बदलती डेमोग्राफी को रोका जाए, और रोकने का एक ही तरीका है, धर्मांतरण रोका जाए।